नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिकल मशीन डिजाइन में एसी मशीन्स की आर्मेचर वाइंडिंग में आज समझते हैं फेज ग्रुपिंग को और जानते हैं 60 डिग्री फेज ग्रुपिंग और 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल फेज ग्रुपिंग क्या है, और ये भी समझते हैं कि 60 डिग्री फेज ग्रुपिंग ज्यादा बेहतर है, इसीलिए सबसे ज्यादा इसी का प्रचलन है और 120 डिग्री फेज ग्रुपिंग का हम इस्तेमाल ज्यादा नहीं करते हैं। इस वीडियो लेसन के नोट्स एक पीपीटी के रूप में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। शुरू करते हैं। हमने जाना था कि एक वाइंडिंग में स्लोट में रखे हुए कंडक्टर्स को आपस में इंटरकनेक्ट करके कॉइल्स बनाई जाती हैं। कॉइल्स को कॉइल के ग्रुप्स में जोड़ते हैं और कॉइल ग्रुप के जो इंटरकनेक्शंस होते हैं उससे वाइंडिंग की फॉर्मेशंस होती है। एसी मशीनों की वाइंडिंग में कंसेंट्रिक वाइंडिंग की बजाय एक डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का इस्तेमाल ज्यादा होता है, जिसमें बहुत सारी कॉइलों को अड़ोस पड़ोस के कई सारे स्लोट्स में रखकर आपस में इंटरकनेक्ट करके एक कॉइल फेज ग्रुप बनाया जाता है। अर्थात एक कॉइल फेज ग्रुप में नंबर ऑफ एडजेसेंट कंडक्टर्स जो अड़ोस पड़ोस के स्लोट्स में हैं, वो एक ही फेज में आपस में इंटरकनेक्ट होकर एक पोल का कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। एक कॉइल फेज ग्रुप में कितने स्लोट्स के कंडक्टर आपस में जुड़ेंगे वो डिपेंड करेगा स्लोट पर पोल पर फेज से, और इस तरह से जो स्लोट पर पोल पर फेज के बराबर नंबर की कॉइल से एक कॉइल का ग्रुप बनता है। हर कॉइल ग्रुप के स्टार्ट और एंड टर्मिनल्स जब बाहर ले लिए जाते हैं तो इन टर्मिनल्स का कनेक्शन दूसरे कॉइल ग्रुप से करके हम वाइंडिंग की फॉर्मेशंस कर लेते हैं। एसी मशीनों में पॉपुलरली दो तरह के कॉइल ग्रुप फॉर्मेशंस इस्तेमाल होते हैं, एक 60 डिग्री इलेक्ट्रिकल स्पान का और एक 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल की फेज ग्रुपिंग। दोनों का कंपैरिजन आज समझते हैं। अधिकांश एसी मशीनों में जो वाइंडिंग्स है वो 3 फेज प्रकार की होती है। हमारा सारा इलेक्ट्रिक जनरेशन भी 3 फेज प्रकार का है और 3 फेज मोटरों की परफॉर्मेंस और दूसरे बहुत सारे एडवांटेज होने से मैकेनिकल प्राइम मूवर के रूप में भी एसी मशीनें 3 फेज प्रकार की होती हैं। जो स्टेशनरी पार्ट होता है मशीन का, जिसे हम स्टेटर कहते हैं, उसमें जो वाइंडिंग की जाती है आर्मेचर वाइंडिंग, वो एक इंडक्शन मोटर में और सिंक्रोनस मोटर या अल्टरनेटर में सेम प्रकार की डिजाइन की होती है। तो जो डिजाइन हम एसी मशीन्स की आज यहाँ पढ़ रहे हैं वो इंडक्शन मोटर्स और सिंक्रोनस मशीन दोनों में इस्तेमाल हो सकती है। वाइंडिंग में जो कंडक्टर आपस में जुड़कर कॉइल्स बनाते हैं, इन आर्मेचर कॉइल्स को इस प्रकार हमें जोड़ना चाहिए कि वो सभी एक बैलेंस्ड प्रकार का 3 फेज ईएमएफ जनरेट करें। अर्थात तीनों फेज में ईएमएफ का मैग्नीट्यूड एक समान होना चाहिए और तीनों में आपस में एक दूसरे से 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल 2π/3 रेडियन इलेक्ट्रिकल का सक्सेसिव फेज डिफरेंस होना चाहिए। अर्थात एक 3 फेज मोटर में 3 वाइंडिंग्स हैं, 3 फेज की अलग अलग, जो स्पेस में 120 डिग्री इलेक्ट्रिकली अपार्ट रखी हुई हैं। यहाँ इस चित्र में हमारे पास 12 स्लोट्स में सिंगल लेयर्स में जब हम कंडक्टर्स को आपस में जोड़ रहे हैं तो 6 कॉइल्स को बना रहे हैं। अगर ये डिजाइन 2 पोल के लिए की जा रही है तो 2 स्लोट्स के इस कॉम्बिनेशन में जिसका इलेक्ट्रिकल स्पान 60 डिग्री है, उसमें रखे हुए कंडक्टर पूरे 180 डिग्री पोल पिच पर रखे हुए कंडक्टर से जुड़कर एक कॉइल का ग्रुप बनाते हैं, और एक ग्रुप ए से 120 डिग्री एंगुलर स्पान में बी ग्रुप है और उसी से 120 डिग्री स्पान पे सी ग्रुप है। इस तरह से वाइंडिंग में जब हम एक्साइटेशन देते हैं, जब हम कॉइल ए में एक्साइटेशन देंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ रेड एरो मार्क्ड पोजीशन पर बनेगा। जो बी ग्रुप की कॉइल्स है उनमें एक्साइटेशन करने पर उनका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ग्रीन एरो पोजीशंस पर बनेगा। वहीं जो तीसरी हमारी सी कॉइल में इलेक्ट्रिक एक्साइटेशन से उसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ ब्लू एरो में बनेगा, और ये रेड ग्रीन को मैं अगर येलो बोलूं तो ये ग्रीन येलो और ब्लू, इन तीनों में अगर मैं 120 टाइम डिस्प्लेस्ड एक्साइटेशन देता हूं तो यहां स्टेटर के बीच के एयर गैप स्पेस में रोटर के चारों तरफ एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है वो उत्पन्न हो सकता है। दिए गए एसी मशीन्स के आर्मेचर में जो इनर पेरिफेरी में 12 स्लोट्स हैं उन्हें हमने नंबर दे दिए हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 से बढ़ते हुए 12 तक। यहाँ एक 3 फेज की 2 पोल की वाइंडिंग को स्लोट्स में डिजाइन किया हुआ है। अगर एयर गैप में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को साइनोसॉइडल नेचर का मान लें और रोटेशन की डायरेक्शन को क्लॉकवाइज ले लें तो वो इन सारे कंडक्टर्स जो अलग अलग स्लोट्स में रखे हुए हैं उनमें एक साइनोसॉइडल ईएमएफ पैदा करेगा। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के रोटेशन की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और वो कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, तो स्लोट 1 के कंडक्टर के इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 जैसा ही इंड्यूस्ड ईएमएफ स्लोट 2 में रखे हुए कंडक्टर में
E2 पैदा होगा, लेकिन E1 और E2 में स्लोट एंगल के बराबर, जो अभी हम कैलकुलेट करेंगे 30 डिग्री इलेक्ट्रिकल आएगा, उसके बराबर फेज डिफरेंस होगा। और आप देखेंगे कि 30 डिग्री फेज डिफरेंस के साथ अलग अलग स्लोट्स में ईएमएफ की फेजर पोजीशन जैसे हमने यहाँ ड्राइंग में दिखाई हुई है, उस तरह की ईएमएफ पैदा हो जाएगी। जानते हैं स्लोट एंगल अल्फा क्या है? दो एडजेसेंट स्लोट में रखे हुए कंडक्टर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, उसमें जो फेज डिस्प्लेसमेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ कंट्रीब्यूट करता है, उसे इलेक्ट्रिकल एंगल में हम स्लोट एंगल कहते हैं। एक एसी मशीन में दो स्लोट की पोजीशन यहाँ सेंट्रल एक्सेस पे जो मैकेनिकल एंगुलर पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट बना रही है, और इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टर्स में ईएमएफ में फेज डिस्प्लेसमेंट होगा, उसमें एक प्रोपोर्शनल रिलेशन नंबर ऑफ पोल के हिसाब से बनता है। और दो पोल की मशीन के लिए मैकेनिकल एंगल और इलेक्ट्रिकल एंगल एक समान है, लेकिन अगर मशीन्स में नंबर ऑफ पोल 2 की बजाय 4, 6, 8 होते तो ये इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल में डिफरेंस आ सकता था। हम दो स्लोट के बीच में जो इलेक्ट्रिकल स्लोट एंगल है, उसे एक पोल से दूसरे पोल के बीच में 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल मानते हुए, अगर P नंबर ऑफ पोल है तो सारी मशीन की आर्मेचर पेरिफेरी का जो एंगुलर स्पान है वो इलेक्ट्रिकल एंगल में 118 टू P हो गया है। उसमें अगर मैं स्लोट के नंबर का भाग दे दूं तो एक स्लोट का इलेक्ट्रिकल एंगल आ जाएगा। मेरे केस में 12 स्लोट्स दो पोल की मशीन को डिजाइन करते हुए जब हम इस्तेमाल करते हैं तो स्लोट एंगल कैलकुलेशन से 30 डिग्री आ गया है। तो अलग अलग एडजेसेंट स्लोट्स में रखे हुए कंडक्टर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, E1 से E2 30 डिग्री लैग करेगा, E2 से E3 ईएमएफ 30 डिग्री लैग करेगा, एंड सो ऑन। इन 12 कंडक्टर्स में एक साइक्लिक ऑर्डर में 30 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट के साथ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होंगे। आर्मेचर की ये जो सर्कुलर सिलेंड्रिकल पेरिफेरी है, उसमें यहाँ जो दो हरे सर्कल के बीच में अलग अलग स्लोट्स में आए हुए कंडक्टर के इंटरकनेक्शन से जो वाइंडिंग बनती है, उसे समझने के लिए हम एक डेवलप्ड डायग्राम बनाते हैं। और ये जो टर्म डेवलप्ड है, इसका सिलेंड्रिकल की ज्योमेट्री से कनेक्शन है। इसका अर्थ है कि हम अंदर से इस सिलेंड्रिकल घेरे में जो बोर बना हुआ है, उसमें अपने व्यू को चारों तरफ घुमा रहे हैं। इमेजिन करें कि हम यहाँ सेंट्रल एक्सियल लाइन से रेडियली अलग अलग स्लोट्स के कंडक्टर्स को देखते हुए अपने व्यू को पूरे 360 डिग्री घुमाते हुए फैला लेंगे, और जो 12 स्लोट इस तरह से हम देखेंगे वो एक रेक्टेंगल प्लेन में 1, 2, 3, 4 इस तरह से आ जाएंगे, और एक सिलेंड्रिकल डायग्राम एक रेक्टेंगल प्लेन में आ जाएगा। इस तरह के डायग्राम को हम डेवलप डायग्राम कहते हैं। एक वाइंडिंग में फेज ग्रुप अड़ोस पड़ोस के कंडक्टर्स का वो समूह है जो एक ही फेज के आपस में इंटरकनेक्ट होके एक पोल का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और फेज ग्रुप में कंडक्टर्स की संख्या स्लोट पर पोल पर फेज पे डिपेंड करती है। स्लोट पर पोल पर फेज जैसे हम शॉर्ट में SPP और एक एब्रीविएशन स्मॉल m से डिनोट करेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजाइन पैरामीटर है, और इसका मान नंबर ऑफ स्लोट्स में नंबर ऑफ पोल और फेज के प्रोडक्ट का डिवीजन करके आएगा। हमारी मशीन में 12 स्लोट्स हैं, 3 फेज की हमारी वाइंडिंग में 2 पोल हैं, तो स्लोट की जगह 12, पोल की जगह हम 2 पोल, और फेज 3 है, तो कैलकुलेशन करने पे SPP 2 आ गया है। अगर SPP एक पूर्णांक संख्या है तो इस तरह के वाइंडिंग को हम इंटीजर स्लोट वाइंडिंग कहते हैं। अगर कोई ऐसा स्लोट कॉम्बिनेशन हो कि SPP फ्रैक्शन आ जाए तो ऐसी वाइंडिंग को फ्रैक्शनल स्लोट वाइंडिंग कहते हैं। हम एक कॉइल ग्रुप में SPP के बराबर स्लोट्स में कंडक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके वाइंडिंग को इंटरकनेक्ट करते हैं, और इस तरह से जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है वो हमारी पूरी आर्मेचर पेरिफेरी का बेटर यूटिलाइजेशन करती है। हमारे आयरन मटेरियल का यूटिलाइजेशन सुधर जाता है। जो कंडक्टर में करंट फ्लो होने से टेम्परेचर राइज होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में कंसेंट्रिक वाइंडिंग की तुलना में अधिक एरिया में फैलने से टेम्परेचर राइज की समस्याएं कम हो जाती हैं। और जो सबसे बेहतरीन फायदा है वो है कि हमारे जो हार्मोनिक्स होते हैं, टाइम हार्मोनिक्स, वो कम हो जाते हैं, और हमारा जो MMF डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्यादा साइनोसॉइडल हो जाता है। इस तरह से जनरेशन हार्मोनिक्स फ्री होगा अगर ये वाइंडिंग एक अल्टरनेटर की वाइंडिंग है, और मोटर के केस में टॉर्क बिना नॉइज और वाइब्रेशन के ज्यादा यूनिफॉर्म बनेगा। एक फेज ग्रुप में अड़ोस पड़ोस के
स्लोट्स में आए हुए कंडक्टर्स जो सारा टोटल एंगल सबटेंड करते हैं उसे हम फेज स्प्रेड कहते हैं। हमारी 3 फेज वाइंडिंग्स में 2 फेज स्प्रेड 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल और 60 डिग्री फेज स्प्रेड कॉमन है, और इसमें 60 डिग्री फेज स्प्रेड को हम प्रीफर करते हैं क्योंकि वाइंडिंग डिजाइन सिंपल और कन्वीनियंट है, वाइंडिंग का फैब्रिकेशन भी आसान है, लेबर कॉस्ट कम लगती है, और ऐसी 60 डिग्री फेज स्प्रेड वाली वाइंडिंग्स हैं वो ज्यादा वोल्टेजेस पैदा करेंगी और उसमें हार्मोनिक्स का अमाउंट कम होगा। यहाँ एक 60 डिग्री फेज ग्रुपिंग या फेज स्प्रेड की 2 पोल वाइंडिंग 12 स्लोट्स में हमने किस तरह से बनाई है वो दिखाई हुई है। और आप देखिए यहाँ पूरी आर्मेचर पेरिफेरी में 12 स्लोट्स थे, उन्हें हमने 2 पोल में जब डिवाइड किया तो एक पोल के साथ 6 स्लोट्स आए, और अब एक पोल के इन 6 स्लोट्स को तीनों फेज रेड, ब्लू और येलो में 2-2 के रूप में हमने बांट दिया है। एक पोल का एंगुलर स्पान 180 डिग्री था, तो एक फेज की जो कॉइल बनी है उसकी फेज स्प्रेड 60 डिग्री रह गई है। आर्मेचर के 12 स्लोट्स में 60 डिग्री फेज स्प्रेड या 2 कंडक्टर स्लोट्स के साथ जो कॉइल ग्रुपिंग की है उसमें स्लोट 1 और 2 के कंडक्टर स्लोट 7 और 8 के साथ रेड फेज का कॉइल ग्रुप बना रहे हैं, वहीं स्लोट 5 और 6 जो आर से 120 डिग्री फेज डिफरेंस के साथ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो 11 और 12 स्लोट के कंडक्टर के साथ जो कॉइल बना रहे हैं वो येलो फेज ग्रुप हो गया है। और 9 और 10 में जो कंडक्टर रखे हैं स्लोट्स में वो 3 और 4 स्लोट्स के कंडक्टर के साथ जो कॉइल्स बना रहे हैं वो हमारा ब्लू फेज ग्रुप हो गया है। अर्थात 7 और 8 1 और 2 के रिटर्न कंडक्टर हैं, 11 और 12 5 और 6 के रिटर्न कंडक्टर हैं, और 3 और 4 9 और 10 कंडक्टर के रिटर्न कंडक्टर हैं। जब यहाँ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करने वाला कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड साइनोसॉइडल बिहेवियर रखते हुए कंडक्टर्स को काटेगा तो इस तरह के कंडक्टर कॉन्फ़िगरेशन से बनी हुई कॉइल्स में जो ईएमएफ पैदा होगा वो रेड, येलो, ब्लू फेज सीक्वेंस में होगा। क्लॉकवाइज में पहले रेड के कंडक्टर में फ्लक्स चेंज का पीक आएगा, उसके बाद वही कंडीशंस वाई और बी फेज में आएगी। रेड फेज ग्रुप के स्लोट से येलो फेज ग्रुप के स्लोट्स क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ स्पेस में जो पोजीशन रख रहे हैं उनमें उनके ईएमएफ में रेड के ईएमएफ से 120 डिग्री पीछे रहने की नेचर आ जाएगी। हम यहाँ ग्रीन एरो से येलो फेज का ईएमएफ दिखा रहे हैं। वहीं ये जो हमारे ब्लू फेज के कंडक्टर स्पेस में आर फेज के ग्रुप से सिर्फ 60 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट पे हैं, तो इन 3 और 4 स्लोट्स के कंडक्टर का ईएमएफ रेड से 60 डिग्री लैग करता हुआ होगा। जब हम वाइंडिंग कॉन्फ़िगरेशन में इसे उल्टा कर देंगे तो उल्टा करने पर ये ईएमएफ रेड से 120 डिग्री लैग की बजाय लीड पोजीशंस पर आ जाएगा, और हम पाएंगे कि रेड, येलो और ब्लू हमारे 3 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड सेम मैग्नीट्यूड के एक बैलेंस 3 फेज ईएमएफ के सेट बन जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ क्लॉकवाइज रोटेशन के साथ जो ईएमएफ बन रहा है वो रेड ब्लू का रिटर्न, येलो रेड का रिटर्न, ब्लू और येलो का रिटर्न सीक्वेंस में यहाँ पैदा हो रहा है। और 12 स्लोट्स में जो कंडक्टर रखे हुए हैं उनके ईएमएफ रेड, ब्लू का रिटर्न, येलो, रेड का रिटर्न, ब्लू और येलो का रिटर्न अलग अलग फेज पोजीशंस में इस ड्राइंग अनुसार है। 60 डिग्री फेज ग्रुपिंग के साथ जो हमारा रेड फेज के कंडक्टर्स हैं स्लोट 1 और 2 में, उनके रिटर्न कंडक्टर यहाँ 7 और 8 में आर डैश फॉर्मेशंस रख रहे हैं। और इनके कॉइल कॉन्फ़िगरेशन 2 तरह से हम बना सकते हैं। अगर कंसेंट्रिक कॉइल ली जाती है तो 1, 2 और 7, 8 स्लोट के जो कंडक्टर्स हैं उनके कनेक्शन अंदर से शुरू होंगे, और अंदर के 2 नंबर स्लोट से हम 7 के साथ टर्न्स को पूरे कॉइल में जितने चाहिए उतने बनाकर 7 से कंडक्टर को हम बाहर के स्लोट्स 1 और 8 में लपेटते हुए कॉइल बना लेंगे, और इस तरह से हमारा कनेक्शन 2 से 7, 7 से 1 और 1 से 8 ऐड होकर टोटल ईएमएफ कॉइल ग्रुप का यहां बाहर निकाल देगा। आमतौर पे इस तरह की कंसेंट्रिक वाइंडिंग का इस्तेमाल हम सिंगल लेयर वाइंडिंग्स में ज्यादा करते हैं। अगर वाइंडिंग एक डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड लेफ वाइंडिंग है तो ऊपर की लेयर में पहले स्लोट का ये जो कंडक्टर 1 है उसे 7वें स्लोट में नीचे की लेयर के कंडक्टर से जोड़कर एक कॉइल के सारे टर्न्स बांधकर जो आखिरी सिरा 7 का हमारा निकला है उसे 2 नंबर स्लोट के कॉइल के टर्न से जोड़ते हुए हम ये कॉइल ग्रुप बनाएंगे।
तो कनेक्शन 1 से 7, 7 से 2 और 2 से 8 बनेगा। अगर सिंगल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है तो 2 नंबर स्लॉट के कंडक्टर का इंड्यूस्ड ईएमएफ 7 के साथ जोड़ा जा रहा है और 7 की फेज पोजीशन कॉइल के ग्रुप फॉर्मेशन में उल्टी हो जाएगी और ये -E7 2 नंबर स्लॉट के कंडक्टर के ईएमएफ के साथ जुड़ेगा और उसके बाद 1 और 8 के ईएमएफ 8 का ईएमएफ उल्टा होके जुड़ के ये टोटल ईएमएफ मेरा बना देंगे। अगर हमारी वाइंडिंग डबल लेयर लैप वाइंडिंग है तो एक का कनेक्शन 7 से और फिर 2 से और 8 से सीरीज कॉम्बिनेशन इन चारों ईएमएफ को जोड़कर ये रेड फेज का ईएमएफ बना देगा। इसी तरह से येलो फेज में 5 के ईएमएफ का रिटर्न डबल लेयर लैप वाइंडिंग में 11 से होगा और फिर 6 का रिटर्न 12 से होगा। तो 11 और 12 रिवर्स होकर 5 और 6 के स्लॉट ईएमएफ से जुड़कर ये टोटल येलो फेज का ईएमएफ बना देंगी। इसी तरह से ब्लू फेज में जो 9 नंबर कंडक्टर है उनके रिटर्न जो 3 में हो रहे हैं, 3 का नेगेशन 9 के साथ जुड़ जाएगा और फिर 10 और 4 का नेगेशन जुड़कर ये टोटल ब्लू फेज का ईएमएफ आ जाएगा। और इस फेजर डायग्राम से मालूम चल रहा है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के जो कंडक्टर्स हैं उनका टोटल ईएमएफ एक 120 डिग्री स्पेस में या टाइम में डिस्प्लेस्ड सेम मैग्नीट्यूड का एक बैलेंस्ड 3 फेज ईएमएफ जनरेट कर रहा है। जो हमारा 60 डिग्री फेज ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ फेजर डायग्राम या डिस्ट्रीब्यूटेड डायग्राम में हमने दिखाया है, ये दोनों सिंगल लेयर और डबल लेयर एसी वाइंडिंग्स में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइंडिंग की डिजाइन करना खाली सिंगल एक डाटा एसपीपी स्लॉट पर पोल पर फेज से बहुत आसानी से किया जा सकता है। वाइंडिंग को बनाना भी खासतौर से डबल लेयर में बहुत आसान है, इकोनॉमिक भी है, कन्वीनियंट भी है। इसीलिए 60 डिग्री फेज ग्रुपिंग है उसे हम प्रीफर करते हैं और लगभग सारी एसी मशीनों की वाइंडिंग 60 डिग्री फेज ग्रुप के साथ ही होती है। अब जरा 120 डिग्री फेज ग्रुप को भी समझ लेते हैं। 2 पोल के लिए 12 स्लॉट्स में ये जो पूरा 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल बन रहा है उसे हम 120 डिग्री ग्रुप में 4-4 स्लॉट के साथ, एक स्लॉट का एंगल 30 डिग्री है तो 120 में 4 स्लॉट आ जाएंगे। तो ये 4 स्लॉट आर फेज के, ये 4 स्लॉट येलो फेज के और 4 स्लॉट ब्लू फेज के हम डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह के वाइंडिंग में कॉइल ग्रुप फॉर्मेशंस को 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल फेज ग्रुपिंग कहते हैं। एक फेज ग्रुप में 4 स्लॉट्स आ गए हैं तो यहां अगर ये सिंगल लेयर वाइंडिंग है तो हमें रिटर्न कंडक्टर अवेलेबल नहीं हो रहे हैं, तो इस तरह का 120 डिग्री फेज ग्रुपिंग का वाइंडिंग डिजाइन हम सिंगल लेयर कॉन्फ़िगरेशन में नहीं कर सकते हैं। डबल लेयर में इनके रिटर्न कंडक्टर प्राप्त हो जाएंगे तो 120 डिग्री फेज ग्रुपिंग केवल डबल लेयर में बनाई जा सकती है जब 1, 2, 3 और 4 स्लॉट्स के जो कंडक्टर के ईएमएफ हैं, पहले स्लॉट का ईएमएफ, दूसरे स्लॉट का ईएमएफ, तीसरे स्लॉट का ईएमएफ और चौथे स्लॉट का ईएमएफ एक दूसरे से 30 डिग्री फेज डिफरेंस के साथ जब हम ऐड करेंगे वेक्टोरियली तो ये रिजल्टेंट आर फेज का पूरे कॉइल ग्रुप का ईएमएफ आ जाएगा। इसी तरह से येलो फेज का ईएमएफ 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर में जब हम ऐड करेंगे तो ये येलो फेज का ईएमएफ आ जाएगा। और ब्लू फेज में 9 नंबर का, 10 नंबर का ईएमएफ, 11 का और 12 का ईएमएफ जोड़ के हम देख रहे हैं कि रेड, येलो, ब्लू एक बैलेंस्ड 3 फेज टाइम डिस्प्लेस्ड ईएमएफ हमें रेड, येलो, ब्लू सीक्वेंस में यहाँ प्राप्त हो गए हैं। 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल एंगल के साथ फेज ग्रुप बनाकर वाइंडिंग का इंटरकनेक्शन करना, जैसा कि यहाँ फेजर डायग्राम में हम इंडिकेट कर रहे हैं, हमें 3 फेज बैलेंस्ड ईएमएफ आउटपुट तो दे देगा, लेकिन इस तरह की वाइंडिंग डिजाइन बहुत ज्यादा जटिल है और इसकी परफॉर्मेंस भी वाइंडिंग करने के बाद मशीन की इंफीरियर आती है। इस तरह की 120 डिग्री फेज ग्रुपिंग हम सिंगल लेयर वाइंडिंग्स में नहीं कर सकते, फ्रैक्शनल स्लॉट्स वाइंडिंग्स में भी 120 डिग्री ग्रुपिंग नहीं कर सकते। इसलिए इस तरह की 120 डिग्री फेज ग्रुपिंग का हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, इट इज रेयरली अडॉप्टेड। और अब आगे हम जब वाइंडिंग डिटेलिंग करेंगे तो 120 डिग्री फेज ग्रुप का ज्यादा अध्ययन नहीं करेंगे, सिर्फ 60 डिग्री फेज ग्रुप में ही वाइंडिंग को डिजाइन करेंगे। आशा है इस लर्निंग वीडियो से आपको 60 डिग्री 120 डिग्री फेज ग्रुपिंग अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो से आप डबल लेयर डिस्ट्रीब्यूटेड इंटीजर स्लॉट्स वाइंडिंग, फ्रैक्शनल स्लॉट्स वाइंडिंग्स, शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग और सिंगल लेयर वाइंडिंग में अनबाइफरकेटेड और बाइफरकेटेड वर्जन्स को आसानी से समझ सकते हैं। आपको वाइंडिंग को समझने और परीक्षा के प्रश्नों को हल करने में परेशानी नहीं होगी और ये वाइंडिंग्स प्रैक्टिशनर, टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स के लिए भी यूजफुल रहेंगी। हमारे चैनल की दूसरी वीडियो से आपकी विषय समझ सुधरेगी, आप तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।